जमीयत-उलमा-ए-हिंद यूपी के सदर मौलाना सईद अशहद रशीदी ने बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है और 9 नवंबर के फैसले पर अबूरी रोक लगाने की अपील की है। अर्जी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बाबरी मस्जिद के गुंबदों को नुकसान पहुंचाया गया और उसे मुनहदम किया गया। उसके बावजूद मुतनाज़ा मकाम उसी फरीक को दे दिया गया जिसने गैर कानूनी कामों की बुनियाद पर अपना दावा पेश किया था। दिल्ली में जमीयत-उलमा-ए-हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग तरह का है जो समझ में नहीं आता। कोर्ट ने नजरसानी के लिए 30 दिन का वक्त दिया था, इसलिए हमने नजरसानी की अर्जी दाखिल की है। उन्होंने कहा कि हमने बस कोर्ट के कहने पर अमल किया है, हम माहौल खराब नहीं कर रहे। कोर्ट ये कह रहा है कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी है और मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, इसी से हक के मिल्कियत मुसलमानों का साबित होता है। फिर इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं कि जिन्होंने मूर्ति रखी वो भी अपराधी हैं, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया वो भी अपराधी हैं। इसको और क़ुव्वत मिल गई कि मस्जिद की जगह है, वक्फ है, हक के मिल्कियत मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसके बाद जो फैसला किया तो वो फैसला और पहली ये चीज़ दोनों एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती और समझ में ना आने वाली चीज़ है। फिर कानूनी एतबार से फैसले में ये बात कही गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर रुजू किया जा सकता है। तो चूँकि ये एक हमारा कानूनी हक़ है और इसके साथ साथ ये कोई हमारी अना का मसला नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी और मस्जिद का मसला है। इसलिए जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी ने ये तय किया कि हम जहाँ तक जा सकते हैं अपने हक़ के मिल्कियत को हासिल करने के लिए हम वहाँ तक जाएं। ये हमारा इंसानी और शरई हक़ है और फरीज़ा है और कानूनी हक़ है। वर्किंग कमेटी की जो राय है वो मुत्तफ़क़ा राय है। ये क़त्ए नज़र इसके कि किसी ने क्या राय दी थी, ये मजलिस की अपनी चीज़ थी, लेकिन अब जो चीज़ वर्किंग कमेटी ने कबूल कर ली वही सबकी राय है। अयोध्या फैसले के खिलाफ नजरसानी की अर्जी दाखिल की जाएगी। 9 दिसंबर से पहले किसी दिन भी नजरसानी की अर्जी दाखिल की जा सकती है, ये कहना है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और रुकन मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड जफर जिलानी का। फाइल तो होगी, किसी दिन भी हो सकती है 9 दिसंबर तक, जब तक हमारी लिमिटेशन है जी। ग्राउंड्स जो पहले दिन से हम बताते चले आ रहे हैं उनमें कुछ इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। लेकिन बहुत से ग्राउंड्स हैं, 1-2 ग्राउंड हम आपको बताते हैं। जैसे कि पहला ग्राउंड तो हमारा यही है कि सूट नंबर 5 कोर्ट ने डिक्री किया है इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ नंबर 1, दैट इज़ भगवान श्री रामलला। भगवान श्री रामलला विराजमान का आइडल जो मस्जिद में रखा गया है वो 23 दिसंबर सन 49 की रात में। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हिंदू लॉ के अनुसार जब कोई आइडल किसी दूसरे की ज़मीन पर रखा जाए, मस्जिद जाहिर है आइडल की ज़मीन नहीं थी, वो चबूतरे में रखा हुआ था, तो वो वहाँ डीटी कैसे हो सकता है? और उसके लिए वहाँ डीटी होने के लिए शर्त पहली है कि जो डिवोटी हैं, जो उसका डेडिकेट करने वाला है, उसकी ज़मीन तो हो। ज़मीन तो मस्जिद की है, तो उसको कोर्ट ने डीटी मान लिया है। तो इस बात को हमारी समझ में नहीं आया है, लिहाजा पहला तो पॉइंट यही होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि भाई आप कोर्ट ने माना है कि हिंदू भी वहाँ पर अंदर के पोर्शन में, देखिए मामला अंदर के पोर्शन का है जहाँ बने हुए थे 3 गुंबद और अंदरूनी सहन, वहाँ पर पूजा करते रहे मुसलमानों से ज़्यादा पहले से उनकी एविडेंस है। तो अब हमारी समझ से ये बात नहीं आ रही है कि जब आइडल खुद रखा गया है वहाँ 49 में, तो उससे पहले उसकी पूजा वहाँ कैसे होती थी? उसकी पूजा हो रही थी वहाँ राम चबूतरे पर, तो अंदर कैसे उसकी पूजा हो सकती है जब वहाँ था ही नहीं? तो कोर्ट की ये फाइंडिंग जो है वो हमारे लिहाज से जो एविडेंस है उसके अनुसार नहीं है, तो इसको हमें कोर्ट को पॉइंट आउट करना है। तो ये बिल्कुल हमारी रिक्वेस्ट है, हमने एप्लीकेशन लगाई कि इसमें ओपन कोर्ट की सुनवाई हो, और हमें उम्मीद है कि जब सबरीवाला की सुनवाई ओपन कोर्ट में हो सकती है, जो कहीं ज़्यादा
कब इम्पॉर्टेंट मैटर है इस मामले से, तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा कि हाँ इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होना चाहिए। जफरयाब जिलानी बाबरी मस्जिद मामले पर बात कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस सानहे के 35 साल बाद भी गैस मुतासरीन की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमतों की वादा खिलाफी से नाराज गैस मुतासरीन ने अपने मुतालबात को लेकर एक नए अज़म के साथ जहां सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, वहीं हुकूमतों से गैस मुतासरीन के हकूक़ के लिए स्पेशल कोर्ट कायम करने की भी मांग की है। पेश है ये खास रिपोर्ट। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस को आप और हम जरूर भूल चुके हैं। लेकिन भोपाल गैस मुतासरीन की अगर बात करें तो 35 साल पहले की उस सुबह और आज की सुबह में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बदला है तो इन बरसों में सिर्फ हुकूमतों का चेहरा और उनका वादा। गैस हादसे को 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसे में किसी को एक दिन की भी सजा नहीं मिली है। हुकूमतों के रवैये से नाराज गैस मुतासरीन ने अब इस मामले को लेकर स्पेशल कोर्ट का मुतालबा शुरू कर दिया है, ताकि इतने बड़े हादसे के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, तुरंत एक स्पेशल कोर्ट सेटअप करके वो इसका अक्यूज को ट्रायल कर रहा है और उनको प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। उसका बाद बाकी पेंडिंग इश्यूज, क्योंकि अभी एडवाइजरी कमेटी बहुत साल से मिला नहीं है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव करके एडवाइजरी कमेटी मीट कर रहे हैं। फिर दूसरा एक बात, क्लीनिंग अप ऑफ कंटामिनेटेड साइट, इसके लिए हम बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, सब स्टेक होल्डर्स को एक मीटिंग बुला के क्या तरीका होना चाहिए, कैसे ये वेस्ट डिस्पोजल कैसा हो सकता है। 2 और 3 दिसंबर के दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली MIC गैस निकली थी। लोग सो रहे थे और ये नहीं जानते थे कि इस रात की सुबह होगी भी या नहीं। जो सोए हुए थे वो सोते ही रह गए और जो जाग रहे थे उनकी आंखें अपनों को याद करके आज खुश्क भी हो चुकी हैं। पैंतीस बरसों में गैस मुतासरीन को न तो सही ढंग से इलाज ही मिल पाया और न ही मुआवजा। यही वजह है कि जब गैस मुतासरीन अपने बीते बरसों पर नजर डालते हैं तो वो अपनी हुकूमतों के जरिए खुद को ठगा हुआ पाते हैं और 35वीं बरसी पर कुछ इस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे, चाहे कोर्ट का मामला हो, इंसाफ का मामला हो, या 4 केस अभी चल रहे हैं जब्बार भाई के, और 4 केस 2 जबलपुर में चल रहे हैं, 2 दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं इलाज का और इसका। आज आप क्या रोटी सेकने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं? जो हम गैस पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे मसीहा थे और जो हमारी अगुवाई करते थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, मगर इसके बाद भी हम लोगों के अंदर ये जज्बा है कि जो वो हमारे लिए जो लड़ाइयाँ छोड़ गए हैं, हम उन लड़ाइयों को जमीनी और कानूनी दोनों तौर से आगे बढ़ाएंगे। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को जब वो मनहूस गैस सानिहा पेश आया, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी ने अदालत के बाहर यूनियन कार्बाइड से 3000 अमवात और 1,02,000 जख्मियों का मुआवजा लिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस क़यामत सुगरा पर अपनी फहरिस्त जारी की तो इस हादसे में 15,273 लोगों की मौत और 5,74,000 लोगों को मुतासिर माना था। यही वजह है कि गैस मुतासरीन बार बार 5 गुना मुआवजे की बात करते हैं और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी।
न्यूज 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की खास रिपोर्ट। भोपाल गैस सान्हे की बरसी के मौके पर भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के कारकुनान ने मोमबत्ती के साथ जुलूस निकालकर खराज अकीदत पेश किया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC गैस में हजारों लोगों की मौत हुई थी और हजारों अफराद आज भी उसके मुज़र असरात से मौत और हयात के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने गैस मुतासरीन से खास बातचीत की। से जानते हैं कि आज इन लोगों ने निकाला है, हमीदा भी आज आपने जो है कैंडल मार्च निकाला है कि आप 35 साल हो गया है आप लोगों को आवाज़ उठाते उठाते, क्या मिला अब तक? अभी तक जो मिला तो लड़ाई से ही कुछ मिला, बगैर किसी मुकदमेबाजी से हम लोगों को कुछ नहीं मिला। और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से हम लोगों के हक में आया, उसमें भी जो गड़बड़ियाँ चली हैं किसी से छुपी हुई नहीं है। और उसी से जो हमारा भाई जो एक तरह से हीरो था उसका शिकार जो हुआ है यही हॉस्पिटलों में ही हुआ है। एक गेंद की तरह एक लौटाते रहे, सच्चाई कभी पेश नहीं करी उन लोगों ने। और जिस तरह से बर्ताव किया उन्होंने तो वो हमारे जो दिल में चोटें लगी हैं वही लगी हैं कि जब उनके साथ ये सब किया है तो और आवाम के साथ में क्या सलूक करते होंगे, जिसके लिए हम आज 35 साल पूरी हो गई। 2 दिसंबर की रात में कुछ ही घंटे बचे हैं 12 बजने में, मगर जो अभी आग हमारे सीने में है एक नई और भड़क गई। और ये आंदोलन हमेशा गरीबों के लिए लड़ा है, 5,74,000 लोगों के लिए लड़ा, न झुका है न बिका है। नया संकल्प मोहनी जी क्या ले रही हैं आप लोग? जो है हम लोग नया संकल्प यही ले रहे हैं जो कि हमारी जो डिमांड है, मतलब राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से और जो कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, हम उसके लिए जी जान से मतलब संघर्ष करेंगे, उसको लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। लड़ेंगे जीतेंगे जी। आप 35 साल हो गए आप लोगों को लड़ते, सरकारें वादा करती हैं फिर भूल जाती हैं, हर बार आप संघर्ष करती हैं। हाँ, सरकारों ने तो कभी वैसे भी कुछ नहीं दिया, भूल जाती हैं हर चीज़। और अब तो शायद है कि उनके जो समझ में है कि अब्दुल जब्बार साहब जो मरे हैं तो ये कांटा ख़त्म हो गया, उनको ये नहीं पता है कि एक कांटा ख़त्म होने से ये हज़ारों कांटे जो हैं वो हमारे लिए खड़े हो गए हैं। हम जो चाहते हैं कि उनके लिए जो याद में जो बनना चाहिए स्मारक, जो भी हमसे दोपहर में किसी ने कहा था कि PMC हॉस्पिटल में जो पार्क बने वो उनके नाम से ही बने, आप लोग इसमें सहयोग करें। अभी देख रहे हैं कि 35 साल हो गया और इसमें हम देख रहे हैं कि चौथी पीढ़ी पर असर आ रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए भी बात नहीं कर रही। नहीं, आप भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन कदम जो उठाने वाला है कि जो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है जो डॉक्टरों को भगाना और ये इसको बंद करना, अब हम केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर ललकारेंगे और ये आवाज़ देंगे कि इसको आप क्या चाहते हो। ये कोर्ट के जरिए हम लोगों ने जीता और जितने हॉस्पिटल गैस राहत बने हुए हैं उनमें सही इलाज और सही दवा है। और डॉक्टरों की कमियाँ, वार्डवाई की कमियाँ, आयाओं की कमियों को आप पूरी करें और अच्छे से अच्छे दवा दें और अच्छे से अच्छे डॉक्टर होना चाहिए। किडनी का डॉक्टर नहीं है भोपाल हॉस्पिटल में, पेट के दर्द का डॉक्टर नहीं है भोपाल में, तो फिर मेमोरियल किस बारे में हमने जीता है। देखते हैं कि यहाँ पे जो गैस मुतासिर हैं 35 साल हो गए इनको अपने को खोए हुए, अब तो इनकी आंखों में इतने आंसू भी नहीं बचे हैं कि वो उनको श्रद्धांजलि या खराज अकीदत पेश कर सके। कैमरामैन दीपक के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। शहरी तरमीमी बिल के मामले पर पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब ने कहा कि मुल्क, आईन और अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। बीजेपी इस बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती है। उनका कहना था कि मुसलमानों की शहरियत खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। आज पीस पार्टी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब मौजूद हैं। अयूब साहब, सीधे तौर पर आपको इस पर क्या एतराज़ है? देखिए, ये तो बिल्कुल देश और संविधान के साथ, जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। और जो भाजपा, जो फासिस्ट सरकार आज केंद्र में है, वो सरकार अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर टारगेट कर रही है और इसीलिए मुसलमानों को इस देश की नागरिकता ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और इस साजिश के ख़िलाफ़ पीस पार्टी पूरी तरीके से इसका विरोध करेगी।
हमने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसका विरोध पहले ही कर दिया है और 2020 में 10 फरवरी को हम जंतर मंतर पर इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन करना रहे इसके विरोध में। एक बात बताइए, अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो जो घुसपैठिए हैं देश में हैं उनके खिलाफ है ये, तो फिर आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? मुसलमानों को तो ये हमेशा पाकिस्तानी बताते रहते हैं ना। जो इस मानसिकता के जो फासिस्ट सांप्रदायिक मानसिकता के हैं मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते रहते हैं ना। घुसपैठिया कौन है? मुसलमान है तो घुसपैठिया है, और जो मुसलमान नहीं वो शरणार्थी है। ये कहाँ का नियम है? आप इसके खिलाफ आवाज़ आज यहाँ से उठा रहे हैं, क्या क्या कदम आप उठाने वाले हैं? देखिए, पीस पार्टी तो पूरे प्रदेश से, देश के सभी जगहों से पीस पार्टी ने इसको ज्ञापन दे दिया है कि पीस पार्टी इस कार्य से सहमत नहीं है और ये असंवैधानिक कार्य है। इस संवैधानिक कार्य का और असामाजिक और फासिस्ट काम है और इसका पीस पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले असम में एनआरसी कराई, अब ये बिल आ रहा है जिसको संवैधानिक आप बता रहे हैं, तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर ये पास हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इसके खिलाफ, क्योंकि धर्म के आधार पर ये तो जो भी अगर कानून बनता है, अगर देश के संविधान के मूल भावना के विरोध होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार बनता है कि उस कानून को रद्द करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कसरत अज़वाज निकाह हलाला के खिलाफ मफाद आमा की अर्जियों पर फौरी समाज से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सरमाई तातीलात के बाद जनवरी के महीने से इस मामले में बाज़ाब्ता समाअत शुरू हो सकती है। अदालत ने तमाम अर्जियां आईनी बेंच को सौंप दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अर्जी गुजार से कहा कि कसरत अज़वाज और निकाह हलाला हज़ारों साल से चला आ रहा है और ये मजहबी रस्म रिवाज भी हो सकता है। एडवोकेट और बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय इस मामले में अदालत से रुजू हुए। उन्होंने कहा कि कसरत अज़वाज सिनफी मसावात के खिलाफ है और मजहबी गैर जानिबदारी के मनाफी है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि हलाला को इस्मत दरी करार दिया जाना चाहिए। देखिए, ये बहुविवाह और हलाला का मामला इनफैक्ट 3 तलाक वाले केस में भी था। हमारी 3 तलाक की जो PIL थी उसमें भी हमने बहुविवाह और हलाला को भी बैन करने की मांग किया था, लेकिन उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 तलाक का इशू डिसाइड किया, बहुविवाह और हलाला का विषय छोड़ दिया। इसलिए हमने दोबारा फिर से एक PIL फाइल किया था और जो कि अब 5 जजों के सामने रेफर हो चुका है। इस पर सुनवाई 5 जजों को करना है। उसमें हमारी मुख्य रूप से पहली मांग तो ये है कि ये बहुविवाह को बैन किया जाए, क्योंकि कोई महिला 2 पति नहीं रख सकती, तो कैसे एक व्यक्ति एक पुरुष 2 पत्नी रख सकता है? ये टोटली जेंडर जस्टिस के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। भोपाल सद्भावना मंच के जेर एहतमाम भोपाल में भी हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को खराज अकीदत पेश किया गया। सर्वधर्म सभा के कारकुनों ने इस्मत दरी करने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने और उसे फांसी की सजा देने का मुतालबा किया है। प्रकार की मनोस्थिति के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए इन कैदियों के ऊपर कुछ मनोवैज्ञानिक स्टडी होना चाहिए। स्टडी कर कुछ ऐसे गाइडेंस प्रदान करें जिससे आम लोग भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए और सही समय पर पुलिस को या अन्य लोगों को भी खबर दे के इस प्रकार के अपराध रोकने का एक सिस्टम भी शुरू करना अनिवार्य है। क़िसास सख्त से सख्त तरीन सज़ा असल में समाज के लिए की खुशहाली के लिए, खूबसूरती के लिए समाज की वो ज़रूरी है। इस तरह के जघन जो अपराध हैं इससे हमारी बदसूरती एक बदबू पैदा हो रही है समाज में। हमें सख्त से सख्त तरीन सज़ा के लिए हम इसको सपोर्ट करते हैं। छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ये नरपिशाचर ऐसा कृत्य करते हैं और हम सब पूर्ण भारतवासी जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा सड़कों पर तो निकलते हैं, किंतु ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि आखिर अनेक देशों ने ऐसा एक कठोर नियम बनाया है 2 दिन में 3 दिन में ये जनता के बीच ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है और कठोर सजा बहुत जल्दी दी जाती है। मजलिस इकबाल और मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में मुज़ाकरे का इनकाद किया गया। फजल ताबिश हयात खिदमात के उन्वान से मुनक़िदा मुज़ाकरे में मुमताज़ दानिश्वरों ने शिरकत की और हिंदी ज़बान की तरह उर्दू ज़बान में भी फजल ताबिश की अदबी तख्लीक़ात पर तहक़ीक़ी काम करने का मशवरा दिया। फजल ताबिश उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में लिखते थे। उनके इंतकाल के बाद उनके अदबी सरमाए को हिंदी ज़बान में शाया तो किया गया, लेकिन उर्दू ज़बान में अब तक नहीं किया जा सका। फजल
ताबिश हमा जहत शख्सियत के मालिक थे। वो शायर, अफसाना निगार, ड्रामा निगार और अदाकार भी थे। उर्दू का ऐसा अलबेला शायर जिसने बिल्कुल नए अंदाज से शेर कहे हों, ढूंढने शायद मुश्किल पड़े। ये इरफान सिद्दीकी तो खुशकिस्मत थे कि उम्र के आखिरी हिस्से में जाते जाते उनको लोगों ने शनाख्त कर लिया। फजल ताबिश के साथ ये सब नहीं हो पाया और उनको लोग उस तरह नहीं पहचान पाए। रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी की जगह से काली है। अब ये जाहिर है कि इसको हम कहीं भी किसी कोई मानी दे सकते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के भी मतलब है शेर है और जदीदियत से भी भरपूर है। तो दूसरे फजल ताबिश की शख्सियत जो थी, मकनातीसी की शख्सियत या ये जो वजाहत थी उनकी समाजी वजाहत, वो यकीनन बहुत अहम थी। बड़े बेबाक शायर थे। उनकी हाँ ज़बरदस्त यानी ये कहा जाए कि एक जुर्रतमंदी थी, अलामती तो थे ही थे। और उर्दू के कहा जाए एक उनको कि न सिर्फ उर्दू में बल्कि वह हिंदी में पॉपुलर रहे। कोलकाता के मिली अलामीन कॉलेज के अक़लियती किरदार को बंगाल हुकूमत ने बहाल करने का ऐलान किया है, लेकिन हुकूमत का ये ऐलान कई पेचीदगियों का शिकार है, जिसने एक बार फिर कॉलेज के मुस्तक़बिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। आज़ादी के बाद कोलकाता में मुस्लिम लड़कियों की आला तालीम के लिए बना ये वाहिद इदारा अपने क़याम से लेकर अब तक इंतज़ामिया की लापरवाही का शिकार है। अवामी चंदे से बनाया गया मिली अलामीन कॉलेज को साबिक़ा लेफ्ट हुकूमत से मंजूरी मिलने में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। फिर नेशनल कमीशन फॉर अक़लियती तालीमी इंस्टीट्यूशन की जानिब से 2005 में कॉलेज को अक़लियती दर्जा हासिल हुआ। ताहम कॉलेज के असातिज़ा की आपसी लड़ाई का मामला जब कोर्ट पहुंचा तो मौजूदा हुकूमत ने इस कॉलेज का अक़लियती किरदार ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके बाद कॉलेज में दाखिला बंद हो गया। तलबा की तादाद सिर्फ 100 तक सिमट कर रह गई। इमसाल दाखिले के लिए बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसके बाद सिर्फ 50 तलबा ने दाखिला तो लिया, लेकिन उनका मुस्तक़बिल क्या होगा इसका जवाब देने में इंतज़ामिया नाकाम है। गुज़िश्ता हफ्ते बंगाल के 3 असेंबली सीटों के ज़िमनी इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस की कामयाबी के बाद हुकूमत ने कॉलेज का अक़लियती किरदार बहाल करने का ऐलान करते हुए 23 लोगों की कमेटी तश्कील करके कॉलेज चलाने की हिदायत दी, जिसे मिली बचाव कमेटी ने तनकीद का निशाना बनाया। तो लगभग 13 आदमी का कमेटी बना के गवर्नमेंट ने भेज दिया। मैं गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि माइनॉरिटी स्टेटस को उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट का था, उन्होंने ये बाबता दे दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस आपको दिया जा रहा है, हम एक्सेप्ट कर लिए, ये जीबी आप बनाइए। मिली बचाव कमेटी ने हुकूमत पर कॉलेज की तय लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकूमत पर कॉलेज को जनरल बनाने का इल्ज़ाम भी लगाया। चंदा दे करके बनाए थे, गवर्नमेंट ने ज़मीन नहीं खरीदी थी, गवर्नमेंट ने मकान नहीं बनाया था, गवर्नमेंट इस कॉलेज को चलाने का कोई भी काम नहीं कर रहे थे। तो इससे बढ़ करके इसको जनरल कॉलेज बनाने के लिए जिस तरीके से सरकार अपने जो बदनीयत को सामने ला रही है, इसका मुखालफत करना ज़रूरी है। शुक्रिया भी करते हैं और नाउमीद भी हो रहे हैं कि आपने जीबी को किया मगर रूल्स को अप्रूव नहीं किया। रूल्स अप्रूव कर देंगे, हम लोग इंशाल्लाह जीबी बनाएंगे। 34 साल में सलीम साहब भी जो है वहाँ के माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर रहे, उन्होंने काम नहीं करके दिखाया। कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। क्या कोलकाता का मिली अलामीन कॉलेज भी कुछ ऐसी ही सियासत का शिकार हुआ, जिसे हुकूमत ने इस कॉलेज को अक़लियती दर्जा बहाल किए जाने का ऐलान किया है? लेकिन इस अक़लियती दर्जे की कितनी हैसियत है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर इस कॉलेज को अक़लियती दर्जा हासिल हो गया है तो आखिर हुकूमत ने गवर्निंग बॉडी की, कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की तश्कील कैसे की? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब खुद कॉलेज इंतज़ामिया को ही ढूंढने होंगे। कैमरामैन सूरज प्रसाद गुप्ता के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। बंगाल में बुलबुल तूफान के बाइस हुई बर्बादी और तबाहकारी के बाद मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए ममता हुकूमत ने मरकज़ के इमदाद को नाकाफ़ी बताया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज रियासी असेंबली में चल रहे सेशन के दौरान कहा कि 2300 करोड़ देने का वादा किया गया, लेकिन रकम नहीं फराहम की गई। वज़ीर आला ने इमदादी कामों में हो रही ताख़ीर के लिए मरकज़ को जिम्मेदार ठहराया।
मुंबई से मुत्तसिल थाने के हजूरी इलाके में वाक़ उर्दू म्युनिसिपल स्कूल के प्लेग्राउंड में म्युनिसिपल की जानिब से डेटा सेंटर तामीर किए जाने के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज स्कूल के तलबा और असातिज़ा ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का घेराव कर स्कूल के प्लेग्राउंड में डेटा सेंटर की तामीर पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। एहतजाजी तलबा और असातिज़ा ने भूख हड़ताल करने की धमकी भी दी। मुजाहिरीन का मानना है कि डेटा सेंटर की तामीर से स्कूल का प्लेग्राउंड में बच्चों का खेलकूद बंद हो जाएगा। थाने महानगर पालिका कुछ 6-7 महीने पहले स्कूल के बच्चों के जो खेलने का जो ग्राउंड है, जहां बच्चे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और हर महीने खेल के कार्यक्रम करते हैं। जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई जरूरी होता है उसी तरह खेल भी जरूरी है, लेकिन थाने महानगर पालिका बच्चों के खेलने की जगह पे डाटा सेंटर का निर्माण कर रही है। स्थानीय लोग वहाँ के लगातार 6 महीने से डाटा सेंटर का विरोध कर रहे हैं कि डाटा सेंटर का जो काम है वो गलत तरीके से बच्चे को खेलने की जगह पे नहीं